नमस्ते एंड वेलकम। मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम अरस्तु के राजनीतिक चिंतन में उसके न्याय के सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। अपने गुरु प्लेटो की तरह अरस्तु ने भी अपने राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत न्याय की अवधारणा के ऊपर विस्तृत विचार प्रस्तुत किए हैं। अरस्तु ने न्याय को दो भागों के अंतर्गत विभाजित किया है, एक पूर्ण या सामान्य न्याय और दूसरा विशेष न्याय। विशेष न्याय को भी अरस्तु दो भागों के अंतर्गत विभाजित करता है, एक वितरणात्मक न्याय, दूसरा सुधारात्मक, प्रतिवर्ती या प्रतिकारात्मक न्याय। आगे की स्लाइड में हम एक एक करके इनको विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। पूर्ण या सामान्य न्याय, यूनिवर्सल या कंप्लीट जस्टिस, इसको अरस्तु व्यापक अर्थ में परिभाषित करता है और अरस्तु कहता है कि व्यापक अर्थ में न्याय का मतलब है सदाचार का पर्यायवाची, यानी नैतिक गुणों से संपन्न व्यक्ति न्यायशील व्यक्ति होता है। नैतिक मानदंडों का पालन करना ही न्याय है। यूनिवर्सल जस्टिस के अंतर्गत अरस्तु न्याय को सदाचार यानी अच्छे आचरण के पर्यायवाची के रूप में न्याय को परिभाषित करता है। अरस्तु कहता है कि समाज के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत जो भी नैतिकता के मानदंड प्रचलित है, जो भी नैतिकता के नियम प्रचलित है, उनका पालन करना ही न्याय है। और ये जो नैतिकता के मानदंड होते हैं ये सार्वभौमिक होते हैं, अपने आप में यूनिवर्सल होते हैं। तो पूर्ण या सामान्य न्याय को अरस्तु सदाचार या नैतिक मानदंडों के पालन करने के रूप में परिभाषित करता है। अरस्तु के अगर हम न्याय की अवधारणा को देखें तो उसने पूर्ण न्याय की बजाय विशेष न्याय के ऊपर बल दिया है। विशेषकर विशेष न्याय के अंतर्गत भी अरस्तु वितरणात्मक न्याय के ऊपर सर्वाधिक बल देता है। विशेष न्याय के अंतर्गत अरस्तु ये कहता है कि विशेष न्याय को हम संकीर्ण या कानूनी अर्थ में न्याय को परिभाषित कर सकते हैं और इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो उसका उचित भाग है वो उचित भाग मिल जाना ही क्या है, वही न्याय है। इसको भी अरस्तु दो भागों के अंतर्गत विभाजित कर देता है। पहला है वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की अवधारणा है यह राज्य एवं व्यक्तियों के मध्य संबंधों को परिभाषित करती है। यानी वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत अरस्तु यह दिखाने का प्रयास करता है कि राज्य का व्यक्तियों के साथ में किस तरह का संबंध होना चाहिए, व्यक्तियों का राज्य के साथ में किस तरह का संबंध होना चाहिए। यानी राज्य और व्यक्ति इनके मध्य किस तरह का संबंध हो, राज्य के द्वारा पद का वितरण, पुरस्कार का वितरण, धन या संपत्ति का वितरण किस आधार पर किया जाना चाहिए, यही वितरणात्मक न्याय का अर्थ है। यानी राज्य व्यक्तियों के मध्य पद, पुरस्कार, धन, संपत्ति इनका वर्गीकरण किस आधार पर करे, इनका वितरण किस आधार पर करे। तो अरस्तु कहता है कि इस तरह के जो वितरण का आधार है वह प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अपनी योग्यता के अनुसार वितरण होना चाहिए। यानी वितरण का आधार क्या हो, वितरण का आधार योग्यता होनी चाहिए, रेखा गणितीय अनुपात में होना चाहिए। जिस व्यक्ति का राज्य की गतिविधियों के अंतर्गत जितना योगदान, उसके अनुपात में ही राज्य के द्वारा व्यक्तियों में पदों का वितरण करना चाहिए, पुरस्कारों का वितरण करना चाहिए, धन दौलत का वितरण करना चाहिए। यानी अरस्तु क्या कहता है, अरस्तु ये कहता है कि इस तरह के वितरण के अंतर्गत राज्य को जिस समानता का आधार बनाना चाहिए वह समानता है अनुपातिक समानता। इसी अनुपातिक समानता को ही अरस्तु वास्तविक समानता मानता है। जब हम अरस्तु के राजनीतिक चिंतन को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि अरस्तु पूर्ण रूप से समानता का समर्थन नहीं करता है, बल्कि अरस्तु समानता की बजाय विषमता का ज्यादा समर्थक है। और अरस्तु ये कहता है कि असमानता है वह स्वाभाविक है, असमानता प्राकृतिक है। तो वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत
अरस्तु जिस समानता की बात करता है वह किस तरह की समानता है, वह है अनुपातिक समानता। अनुपातिक समानता का अभिप्राय यह है कि समान व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए और असमान व्यक्तियों के साथ में असमानता का व्यवहार किया जाए। तो क्या होगा, वह अनुपातिक समानता के दायरे के अंतर्गत आएगा। और इसी अनुपातिक समानता को आधार बनाते हुए राज्य को व्यक्तियों के मध्य पद, पुरस्कार और धन संपत्ति का वितरण करना चाहिए। लेकिन यह योग्यता का मतलब क्या है? यहाँ योग्यता का मतलब आधुनिक अर्थ में नहीं है। अरस्तु यह कहता है कि एक आदर्श राज्य के अंतर्गत जो योग्यता का आधार है वह क्या है, वह है सद्गुण या वर्च्यू। और इस सद्गुण या वर्च्यू का जो आधार है वो परंपरा या प्रथा को बनाया जाना चाहिए। कानूनों को इसका आधार नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि कानून को शासक वर्ग जब चाहेगा तब उसको वो बदल सकता है, लेकिन जो परंपराएं और प्रथाएं हैं उनको इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता। हम यूनानी युग के अंतर्गत जब अरस्तु के राजनीतिक चिंतन को देखते हैं तो अरस्तु का जिस तरह का चिंतन है उसमें हम देखते हैं कि अरस्तु कहता है कि सद्गुण की क्षमता केवल मालिक के अंतर्गत ही पाई जाती है, स्वामियों के अंतर्गत ही पाई जाती है, दास के अंतर्गत सद्गुण की क्षमता नहीं पाई जाती। इसके अलावा अरस्तु यह भी कहता है कि महिलाओं के अंतर्गत भी सद्गुण की क्षमता या विवेक है वो नहीं पाया जाता। तो अरस्तु के वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत जिस तरह की योग्यता का आधार सद्गुण को बनाया गया है, यह सद्गुण की अवधारणा भी अपने आप में विवादित अवधारणा है। लेकिन कुल मिलाकर के वितरणात्मक न्याय का अभिप्राय यही है कि राज्य को व्यक्तियों के मध्य जब पद, पुरस्कार और धन संपत्ति की वितरण की बात आए तब राज्य को योग्यता के आधार पर, यानी जिसका राज्य की गतिविधियों में जितना योगदान उसी के आधार पर राज्य को इनका वितरण करना चाहिए। और वितरण करते समय अनुपातिक समानता को उसका आधार बनाया जाना चाहिए। और अनुपातिक समानता का मतलब मैंने आपको बताया कि समानों के साथ समानता का व्यवहार और असमानों के साथ असमानता का व्यवहार ही अनुपातिक समानता है। तो इस तरीके से अरस्तु अनुपातिक समानता के आधार पर राज्य के अंतर्गत पद, पुरस्कार, धन संपत्ति के वितरण की बात करता है। दूसरा जो न्याय का प्रकार बताता है अरस्तु विशेष न्याय के अंतर्गत, वह है सुधारात्मक, प्रतिवर्ती या प्रतिकारात्मक न्याय। न्याय की यह अवधारणा व्यक्तियों के मध्य संबंधों के नियमन की बात करता है, यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में किस तरह का संबंध होना चाहिए, यह किसके दायरे के अंतर्गत आता है। अरस्तु के अनुसार यह सुधारात्मक न्याय, प्रतिवर्ती न्याय या प्रतिकारात्मक न्याय के दायरे के अंतर्गत आता है। और यहाँ अरस्तु सुधारात्मक न्याय का आधार किसको बनाता है, अंक गणितीय अनुपात को बनाता है। यह अरस्तु कहता है कि सभी के साथ में एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। यहाँ योग्यता को नहीं देखा जाता, बल्कि यहाँ पर किसको आधार बनाया जाए, यहाँ पर इस तरीके के व्यवहार को आधार बनाया जाए कि सभी के साथ में एक जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो दूसरा व्यक्ति भी चोरी करता है, तब ये नहीं देखा जाएगा कि पहले व्यक्ति की योग्यता क्या है और दूसरे व्यक्ति की योग्यता क्या है। यानी जब कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो योग्यता को आधार न बना करके तब किसको आधार बनाया जाएगा, तब समानता के व्यवहार को आधार बनाया जाएगा। यानी सभी के साथ में इक्वल व्यवहार करते हुए इक्वली दंडित किया जाएगा। योग्यता या गुण यहाँ ज्यादा मायने नहीं रखता, व्यक्ति का चरित्र है वो यहाँ पर ज्यादा मायने नहीं रखता, बल्कि अपराध है वो ज्यादा मायने रखता है। और एक जैसे अपराध के लिए सभी व्यक्तियों को एक जैसा ही दंड है वो मिलना चाहिए। तो यहाँ अरस्तु सुधारात्मक न्याय के अंतर्गत सभी के साथ एक जैसे व्यवहार की बात करता है और अंक गणितीय अनुपात को आधार
बनाता है। अरस्तु कहता है कि सुधारात्मक न्याय या प्रतिवर्ती जो न्याय है, ये न्याय की अवधारणा लोगों के मध्य जितने भी समझौते होते हैं उन समझौतों का संतुलन बनाए रखने का काम सुधारात्मक न्याय के दायरे के अंतर्गत आता है। यानी दो व्यक्तियों के मध्य या दो से ज्यादा व्यक्तियों के मध्य जो समझौते हो रखे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखे हैं, उन कॉन्ट्रैक्टों का पालन करवाना किसके अंतर्गत आता है? सुधारात्मक न्याय के अंतर्गत आता है। अपराध के मामले में क्षतिपूर्ति करना, यह भी किसके दायरे के अंतर्गत आता है? यह भी सुधारात्मक न्याय या प्रतिवर्ती न्याय के दायरे के अंतर्गत आता है। तो हमने ये देखा कि सामान्य न्याय के अंतर्गत तो अरस्तु सामान्य न्याय को नैतिकता के रूप में परिभाषित करता है। फिर वो विशेष न्याय की अवधारणा की बात करता है, जिसके अंतर्गत वो वितरणात्मक न्याय की बात करता है, जिसके अंतर्गत वो कहता है कि आनुपातिक समानता के आधार पर वस्तुओं का पदों का वितरण किया जाना चाहिए, योग्यता के आधार पर पदों या वस्तुओं का वितरण किया जाना चाहिए। तब अरस्तु योग्यता को आधार बनाते हुए ये कहता है कि एक जैसे व्यक्तियों के साथ में एक जैसा व्यवहार, दूसरे जैसे व्यक्तियों के साथ दूसरे जैसा व्यवहार करना चाहिए। फिर अरस्तु सुधारात्मक न्याय की बात करता है विशेष न्याय के अंतर्गत। तब अरस्तु कहता है कि सुधारात्मक न्याय के अंतर्गत अंक गणितीय अनुपात को आधार बनाया जाना चाहिए और सभी के साथ में एक जैसा व्यवहार ही किया जाना चाहिए। और सुधारात्मक न्याय एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंधों के नियमन की बात करता है। तो इस तरीके से अरस्तु ने न्याय की अवधारणा को प्रतिपादित करने का प्रयास किया। प्लेटो एवं अरस्तु के न्याय के सिद्धांत में क्या अंतर है? प्लेटो अरस्तु के गुरु थे और प्लेटो के चिंतन का केंद्र बिंदु ही न्याय ही था। प्लेटो ने जिस तरह के न्याय सिद्धांत की बात की, प्लेटो आदर्श राज्य के अंतर्गत ये बात करता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने गुणों के अनुसार कार्य करे तब न्याय की प्राप्ति होती है। लेकिन अरस्तु का ये कहना है कि व्यक्ति के साथ में न्याय तब होता है जब राज्य उसकी योग्यता के अनुपात में प्रतिफल प्रदान करें। हमने वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत यही बात देखी कि अरस्तु जब वितरणात्मक न्याय की बात करता है तब अरस्तु ये कहता है कि योग्यता के आधार पर, सद्गुण की क्षमता के आधार पर, राज्य की गतिविधियों के अंतर्गत योगदान के आधार पर और आनुपातिक समानता को आधार बनाते हुए राज्य को व्यक्तियों के मध्य पद, पुरस्कार और धन दौलत का वितरण करना चाहिए, तभी न्याय की प्राप्ति हो पाती है। दूसरा अंतर यह है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अंतर्गत कर्तव्य की बात की गई है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत कर्तव्य पर आधारित है। प्लेटो आदर्श राज्य के अंतर्गत 3 सामाजिक वर्गों की बात करता है, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। और प्लेटो ये कहता है कि प्रत्येक वर्ग को अपने अपने गुणों के आधार पर, लक्षणों के आधार पर कार्य करना चाहिए और एक दूसरे के कार्यों के अंतर्गत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत के अंतर्गत कर्तव्य की बात की, जबकि अरस्तु अपने न्याय सिद्धांत के अंतर्गत अधिकारों की बात करता है। जब वो योग्यता की बात करता है, जब वो राज्य की गतिविधियों में योगदान की बात करता है, तब वो वहां पर व्यक्ति के अधिकारों की बात करता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत है वो पूर्ण रूप से नैतिकता पर आधारित है, जिसमें कानूनी पहलू पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया गया है। लेकिन अरस्तु का जो न्याय सिद्धांत है यह नैतिकता के पर आधारित होते हुए भी एक कानूनी सिद्धांत है। अरस्तु के न्याय सिद्धांत के अंतर्गत नैतिकता के साथ साथ कानूनी पहलू पर भी चर्चा की गई है। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो अपने आप में आदर्शवादी न्याय सिद्धांत है, वह पूर्णतः आदर्शवाद पर आधारित है। व्यवहारिक राज्य के अंतर्गत व्यवहारिक धरातल पर उसको लागू करना कठिन है। जबकि अरस्तु का जो न्याय का सिद्धांत है वो आदर्शवाद की बजाय यथार्थवाद पर आधारित है, व्यवहारिक धरातल पर इसको लागू किया जा सकता है। तो इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने अरस्तु के न्याय सिद्धांत को समझा और अरस्तु के न्याय सिद्धांत को समझने के बाद में यह देखा कि प्लेटो एवं अरस्तु के न्याय सिद्धांत के मध्य अंतर क्या है। उम्मीद करता हूं कि अरस्तु के न्याय सिद्धांत की अवधारणा आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।